कभी कभी किसी केस में अपराधी एक छोटी सी गलती कर देता है और वही गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जांच एजेंसी कुछ छोटी छोटी कड़ियां जोड़ने से चूक जाती है और वही चूक आरोपी को बाइज्जत बरी भी करवा देता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, जिसमें पुलिस ने दिन रात मेहनत की, कई अहम सुराग भी जुटाए और आखिरकार हत्या की पूरी साजिश का खुलासा भी कर दिया। लेकिन जब यही मामला अदालत पहुंचा तो सब कुछ सामने होने के बावजूद भी किसी को सजा नहीं मिल सकी। आज की यह सच्ची घटना गुजरात के सूरत शहर की है। सूरत के पॉश इलाकों में गिने जाने वाले पार्ले पॉइंट इलाके में स्थित सर्जन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 55 में जरीवाला परिवार रहता था। यह परिवार सूरत के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों में गिना जाता था। परिवार में दिशित जरीवाला, उनकी पत्नी वेल्सी, उनकी लगभग 1 वर्ष की मासूम बेटी फियोना, पिता हितेश जरीवाला, माता फाल्गुनी जरीवाला और छोटे भाई चित्रांग जरीवाला थे। दिशित जरीवाला सूरत के बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक माने जाते थे। कतरगाम इलाके में उनका टेक्सटाइल का कारोबार था। महज 26 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली थी। कुल मिलाकर दिशित की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बात है 27 जून 2016 की। उस दिन दिशित अपनी पत्नी वेल्सी और अपनी छोटी बेटी के साथ सूरत में ही रहने वाले एक रिश्तेदार के घर डिनर पर गए थे। डिनर के बाद रात करीब 9:40 पर तीनों अपने घर वापस लौट आए। दिशित ने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की। अब क्योंकि सर्जन सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, जबकि फ्लैट पहले और दूसरे फ्लोर पर बने हुए थे, इसलिए तीनों सीढ़ियों से अपने फ्लैट तक पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद दिशित ने अपनी पत्नी वेल्सी से कहा, मैं पार्किंग की लाइट जलती छोड़ आया हूं, उसे बंद करके अभी आता हूं। इतना कहकर वह वापस नीचे चले गए। कुछ देर तक जब दिशित वापस नहीं लौटे तो वेल्सी ने ऊपर से उन्हें आवाज लगाई। नीचे से दिशित ने जवाब दिया, मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी करीब 10 मिनट बीत गए और दिशित वापस नहीं आए। तब वेल्सी ने पहले अपनी बेटी को सुलाया और फिर खुद नीचे जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वेल्सी ने नीचे जाने के लिए दरवाजा खोला, उनके सामने का नजारा देखकर वह घबरा गईं। 3 नकाबपोश बदमाश, जिनके हाथों में ग्लव्स थे, दिशित के गले पर चाकू रखे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। तीनों बदमाश दिशित को लेकर सीधे बेडरूम में पहुंचे। वहां एक बदमाश दिशित के गले पर चाकू रखकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी दोनों पूरे घर में लूटपाट करने लगे। वे घर में रखे कीमती सामान, नकदी और गहने समेटने लगे। उस समय दिशित और वेल्सी किसी रिश्तेदार के यहां डिनर करके लौटे थे, इसीलिए वेल्सी ने भी काफी गहने पहन रखे थे। बदमाशों ने उनके सारे गहने उतरवा लिए। इसके बाद उन्होंने वेल्सी से कहा, अपनी बेटी को उठाओ और चुपचाप बाथरूम के अंदर चली जाओ। वेल्सी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और बाथरूम के अंदर चली गईं। इसके बाद बदमाशों ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। काफी देर तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को लगा कि शायद बदमाश वहां से जा चुके हैं, क्योंकि अब बाहर से किसी तरह की कोई आवाज या आहट नहीं आ रही थी। इस समय रात के करीब 11:30 हो रहे थे। वेल्सी ने बाथरूम में लगी कांच की खिड़की तोड़ दी और बाहर की ओर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस इलाके के लोग दिशित और वेल्सी को अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही कुछ पड़ोसियों ने उनकी आवाज सुनी, वे तुरंत भागते हुए उनके घर पहुंच गए। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। जब पड़ोसी पहले फ्लोर पर स्थित दिशित के बेडरूम में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दिशित बेड पर पड़े थे। उनके शरीर से काफी खून बह चुका था और बेड के चारों ओर खून फैला हुआ था। पूरा घर भी बुरी तरह तहस नहस दिखाई दे रहा था। यह देखकर पड़ोसी घबरा गए। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। घर के अंदर पहुंचते ही पुलिस ने देखा कि पूरा सामान बिखरा पड़ा था। घर के लगभग हर कमरे की अलमारियां खुली हुई थीं। कई अलमारियों की तिजोरियां भी खुली पड़ी थीं। पहली नजर में यह मामला लूटपाट का ही लग रहा था। इसके बाद पुलिस ने बेडरूम में पड़े दिशित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह मामला सूरत के एक नामी कपड़ा कारोबारी की हत्या का था,
इसलिए सुबह होते होते इसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। सुबह से ही न्यूज रिपोर्टर्स और शहर के कई व्यापारी वहां पहुंचने लगे थे। उधर पुलिस भी लगातार जांच में जुटी हुई थी। उस समय घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। पहला दीक्षित, जिनकी हत्या हो चुकी थी। दूसरी वेल्सी, जो रात से ही लगातार रो रही थी। वह बीच बीच में बेहोश भी हो जा रही थी और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीसरी उनकी 1.5 साल की बेटी। इतनी छोटी बच्ची इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। ऐसे में वेल्सी ही इस मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह थी, जो बता सकती थी कि उस रात आखिर हुआ क्या था। लेकिन उस समय वेल्सी की हालत ऐसी नहीं थी कि उनसे पूछताछ की जा सके। इसलिए पुलिस ने उनसे ज्यादा सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। हालांकि इस घर में दीक्षित के माता पिता भी रहते थे, लेकिन घटना के समय वे दोनों मॉरिशस घूमने गए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर इस घर में क्या हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। दरअसल दीक्षित के घर से कुछ दूरी पर लगे एक पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि रात 9:46 पर दीक्षित जरीवाला अपनी कार से घर पहुंचे। उसी समय एक ऑटो भी उनकी कार के पीछे पीछे आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही दीक्षित की कार सोसाइटी के अंदर चली गई, वह ऑटो बाहर ही रुक गया। कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहने के बाद ऑटो यू टर्न लेकर वापस उसी दिशा में चला गया जिधर से आया था। इसके कुछ मिनट बाद उसी रास्ते से 2 लोग पैदल दीक्षित के घर की ओर जाते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक के हाथ में एक बैग था, जबकि दूसरा खाली हाथ था। लेकिन दुख की बात यह थी कि कैमरे में दोनों सिर्फ पीछे से दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दोनों संदिग्ध रात 9:46 से 9:50 के बीच दीक्षित के घर में दाखिल हुए थे। इसके बाद रात करीब 11:30 पर दीक्षित की वही कार घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, जिससे वह अपने घर पहुंचे थे। चूंकि उस समय तक दीक्षित की हत्या हो चुकी थी, इसलिए पुलिस को शक था कि बदमाश ही उनकी कार लेकर वहां से फरार हुए थे। घटना के 2 दिन बाद जब मामला थोड़ा शांत हुआ और वेल्सी की हालत भी पहले से बेहतर हुई, तब पुलिस एक बार फिर उनसे पूछताछ करने उनके घर पहुंची। वेल्सी ने पुलिस को वही पूरी कहानी बताई जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। उन्होंने बताया कि उस रात वे अपने एक रिश्तेदार के यहां डिनर करके घर लौटे थे। इसके बाद दीक्षित पार्किंग की लाइट बंद करने नीचे गए। तभी 3 बदमाशों ने उनके गले पर चाकू रखकर घर में प्रवेश किया। उन्होंने घर में लूटपाट की, फिर वेल्सी और उनकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया। वेल्सी का कहना था कि इसके बाद घर के अंदर क्या हुआ उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ पूरे समय बाथरूम में बंद थीं। लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई ऐसी बातें पता चलीं जो अपने आप में काफी अजीब थीं। पहली बात यह थी कि जिस रात दीक्षित की हत्या हुई, उस रात सूरत में उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। दूसरी और सबसे अहम बात यह थी कि उसी दिन दीक्षित के माता पिता भी मॉरिशस गए हुए थे। ऐसे में पुलिस के मन में एक सवाल उठा, क्या उन बदमाशों को पहले से ही यह जानकारी थी कि उस रात दीक्षित का कोई करीबी रिश्तेदार शहर में मौजूद नहीं है, या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? फिलहाल पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों को अपने रडार पर लिया जिनके घर दीक्षित अपनी पत्नी वेल्सी के साथ डिनर करने गए थे। पुलिस को शक था कि कहीं इस वारदात में उनका ही कोई हाथ तो नहीं है। दीक्षित के घर से गहनों के अलावा करीब 5,55,000 रुपए नकद भी चोरी हुए थे। इसलिए पुलिस ने इस मामले में उन लोगों से भी विस्तार से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उन पर शक किया जा सके, और न ही उनका किसी लुटेरे या बदमाश से कोई संबंध मिला। इसके बावजूद पुलिस को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इस हत्या के पीछे घर के ही किसी करीबी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि इतनी सटीक टाइमिंग और घर की इतनी पक्की जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के पास होना इतना आसान नहीं था। इधर 25 साल की वेल्सी, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे, एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वह विधवा हो चुकी थी। दूसरी तरफ पुलिस पर भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भारी दबाव था, क्योंकि दीक्षित का परिवार कोई आम परिवार नहीं था।
उनके रिश्तेदारों की कई प्रभावशाली लोगों से जान पहचान थी और वे लगातार पुलिस पर इस मामले का खुलासा करने का दबाव बना रहे थे। वहीं मीडिया में भी यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। पुलिस ने दिशित के घर के नौकरों, ड्राइवर, उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके दोस्तों तक लगभग हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जो किसी न किसी तरह उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन जांच के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जिससे दिशित की किसी तरह की दुश्मनी हो। इसी बीच पुलिस ने घटनास्थल की भी बारीकी से जांच की। घर का मुख्य गेट और अंदर के सभी दरवाजे पूरी तरह सुरक्षित थे। कहीं भी जबरदस्ती घुसने या ताला तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले। यानी जो लोग भी घर के अंदर पहुंचे थे उन्हें किसी न किसी तरह अंदर आने में मदद मिली थी या फिर उन्हें अंदर आने से रोका नहीं गया था। मकसद सिर्फ लूटपाट होता तो उन्हें इस बात का भी डर रहता कि घर के अंदर और लोग मौजूद हो सकते हैं। लेकिन उनके पूरे व्यवहार से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि उस समय घर में कौन कौन मौजूद है और कितने लोग हैं। इन सभी बातों ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। पुलिस को लगने लगा कि यह सिर्फ लूटपाट नहीं थी, बल्कि हत्या के बाद पूरी वारदात को लूट का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर बदमाश सिर्फ लूटपाट करने आए थे तो उन्होंने दिशित की हत्या क्यों की? और अगर हत्या पहले से ही उनके प्लान का हिस्सा थी तो फिर उन्होंने वेल्सी और उनकी छोटी बच्ची को जिंदा क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्हें पता था कि वेल्सी बाद में उनके खिलाफ गवाही दे सकती थीं। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि दिशित के गले में सोने की चेन, हाथ में सोने का कड़ा, उंगली में अंगूठी और कलाई में महंगी घड़ी अब भी मौजूद थी। वहीं उनकी पैंट से मिले पर्स में कई एटीएम कार्ड भी सुरक्षित थे। अगर बदमाश सचमुच लूटपाट के इरादे से आए थे तो फिर वे इतनी कीमती चीजें छोड़कर क्यों चले गए? यही सवाल पुलिस को बार बार परेशान कर रहा था। इधर वेल्सी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पड़ोसियों को भी उन पर दया आने लगी थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। इसी बीच पुलिस ने वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर एक बार फिर जांच शुरू की। वेल्सी ने अपने बयान में बताया था कि दिशित पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने के लिए पहले फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गए थे। लेकिन जब पुलिस ने इस बात की पुष्टि की तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि पार्किंग एरिया की लाइट का एक स्विच पहले फ्लोर पर भी लगा हुआ था। यानी उस लाइट को पहले फ्लोर से ही चालू और बंद किया जा सकता था। ऐसे में सवाल उठता था कि अगर लाइट पहले फ्लोर से ही बंद की जा सकती थी तो फिर उसे बंद करने के लिए दिशित को नीचे जाने की जरूरत ही क्या थी? यहीं से पुलिस के मन में एक नया शक पैदा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेल्सी अपने बयान में पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी? इसी बीच पुलिस की नजर एक और अहम बात पर पड़ी। वेल्सी के अनुसार उस रात घर में 3 बदमाश घुसे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में केवल 2 ही संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। यानी यहां भी पुलिस को वेल्सी के बयान और सीसीटीवी फुटेज में फर्क नजर आया। वेल्सी का कहना था कि बदमाश नीचे से ही दिशित के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें ऊपर लेकर आए थे। इसके बाद उन्होंने उनके गले पर चाकू रख दिया था। लेकिन इस बयान में भी पुलिस को एक बात खटक रही थी। दरअसल दिशित हमेशा चश्मा पहनते थे। पुलिस का मानना था कि अगर नीचे से लेकर ऊपर तक उनके साथ इतनी हाथापाई हुई होती तो उनका चश्मा या तो ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता या फिर सीढ़ियों पर कहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने दिशित के शव को देखा, तब उनका चश्मा अब भी उनकी आंखों पर लगा हुआ था। इतना ही नहीं, चश्मा बिल्कुल सही सलामत था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिशित के सिर से लेकर कमर तक करीब 8 बार चाकू से वार किए गए थे। इसके अलावा उनके गले पर भी चाकू से हमला किया गया था। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर दिशित से किसी की इतनी गहरी दुश्मनी थी तो फिर बदमाशों ने उनकी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? इन सभी तथ्यों और करीब 60 घंटे तक चली जांच के बाद पुलिस का शक धीरे धीरे दिशित की पत्नी वेल्सी पर जाने लगा। यानी जो महिला पिछले 2 दिनों से लगातार रो रही थी, अब उसी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में वेल्सी ने अपने ऊपर लगे सभी शक और आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह ऐसा क्यों करेंगी, जबकि उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था और उनकी 1.5 साल की एक बेटी भी थी।
वेल्सी ने पुलिस को यह भी बताया कि उनके और दिशित के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, उनका अपने सास ससुर से भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने जांच के दौरान मिले सबूत और एक एक तथ्य उनके सामने रखना शुरू किया, तो लगातार हो रही पूछताछ और सख्त सवालों के दबाव में वेल्सी कुछ ही घंटों में टूट गईं। आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वेल्सी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ही अपने पति दिशित की हत्या की साजिश रची थी और उन्हीं के कहने पर दिशित की हत्या कराई गई थी। पूछताछ के दौरान वेल्सी ने बताया कि 27 जून 2016 की रात जब वे लोग घर लौटे तो तीनों पहले फ्लोर पर अपने फ्लैट में पहुंचे। घर के अंदर आने के बाद वेल्सी ने अपनी बेटी दिशित की गोद में दे दी और उनसे कहा, मैं दरवाजा बंद करके आती हूं। इसके बाद दिशित अपनी बेटी को लेकर बेडरूम में चले गए। इधर वेल्सी ने दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन उसे लॉक नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात 9:46 पर दिशित अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे थे। करीब 2 मिनट बाद, यानी रात 9:48 के आसपास, 2 बदमाश उनके घर के अंदर दाखिल हुए। वे सीधे बेडरूम में पहुंचे और अंदर जाते ही दिशित पर हमला कर दिया। वेल्सी अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या होते देख रही थीं। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स थे, चेहरों पर मास्क था और उनके बैग में मिर्च पाउडर भी रखा हुआ था। दिशित को संभलने या विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। हत्या के बाद वेल्सी ने अपने पहने हुए सारे गहने उतारकर उन बदमाशों को दे दिए। इसके अलावा घर के लॉकर में रखे सभी गहने और करीब 5,55,000 रुपए नकद भी उन्हें सौंप दिए। इतना ही नहीं, घर का सामान इधर उधर बिखेरने में भी उन्होंने उनकी मदद की ताकि पूरी वारदात लूटपाट जैसी लगे। दरअसल यह सब पुलिस को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था, ताकि पूरी वारदात हत्या की नहीं बल्कि लूटपाट की लगे। लेकिन इसी दौरान वेल्सी एक बड़ी गलती कर बैठी। वह दिशित के शरीर पर पहने हुए गहने उतरवाना भूल गईं। जब घर की हालत पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दी गई, तब वेल्सी ने दिशित की कार की चाबी भी उन बदमाशों को दे दी। इसके बाद वेल्सी खुद ही बाथरूम के अंदर चली गईं और उन बदमाशों से बाहर से दरवाजा बंद करने के लिए कहा। फिर रात करीब 11:30 पर दोनों बदमाश दिशित की कार लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने दिशित की कार डुमास रोड से बरामद कर ली। वहीं वेल्सी के बयान और जांच में मिले अन्य सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें मुख्य आरोपी सुकेतु मोदी उर्फ सनी था, जबकि दूसरा उसका ड्राइवर धीरेंद्र चौहान था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वेल्सी का इन दोनों आरोपियों से ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से तीनों ने मिलकर दिशित की हत्या की साजिश रच दी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत वेल्सी और दिशित की शादी से भी पहले हुई थी। वेल्सी और सुकेतु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी। इसकी वजह यह थी कि दोनों दूर के रिश्तेदार थे। एक तरह से वे दोनों कजिन थे, इसलिए परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं हुए। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इधर वेल्सी के परिवार वालों को डर था कि कहीं वह सुकेतु के साथ भाग न जाए, इसलिए उन्होंने जनवरी 2013 में जल्दबाजी में वेल्सी की शादी दिशित से कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। वेल्सी के परिवार को उम्मीद थी कि शादी के बाद वह अपने पुराने रिश्ते को भूल जाएगी। काफी हद तक ऐसा हुआ भी। शादी के बाद वेल्सी धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ने लगी और सब कुछ सामान्य चलने लगा। दिशित भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद दोनों की एक बेटी भी हो गई। वेल्सी भी अपना घर परिवार अच्छी तरह संभाल रही थी। देखते ही देखते उनकी शादी को करीब 2.5 साल बीत गए। लेकिन साल 2016 की शुरुआत में एक पारिवारिक समारोह के दौरान वेल्सी और सुकेतु की फिर से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई और पुरानी यादें ताजा होने लगीं। उधर वेल्सी की शादी के बाद सुकेतु के परिवार वालों ने भी उसकी शादी करा दी थी, लेकिन सुकेतु और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस घटना से कुछ समय पहले ही घरेलू विवाद के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। वेल्सी यह भूल चुकी थी कि अब उनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है।
धीरे धीरे वह और सुकेतु फिर से एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे। हालांकि अगर वेल्सी चाहती तो वह दिशित से तलाक लेकर सुकेतु के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस के अनुसार उन्हें डर था कि ऐसा करने से समाज में उनकी बदनामी होगी। साथ ही वह दिशित की संपत्ति से भी हाथ नहीं धोना चाहती थीं। पुलिस का आरोप था कि वेल्सी एक तरफ सुकेतु को पाना चाहती थी और दूसरी तरफ अपने पति की संपत्ति भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी सोच के साथ वेल्सी और सुकेतु ने दिशित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। शुरुआत में दोनों ने तय किया कि किसी किराए के बदमाश से दिशित की हत्या कराई जाएगी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। इसके बाद सुकेतु ने फैसला किया कि वह खुद ही दिशित की हत्या करेगा, लेकिन यह काम वह अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने ड्राइवर धीरेंद्र चौहान को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। घटना वाले दिन वेल्सी अपने प्रेमी को पल पल की जानकारी दे रही थी और फिर दिशित की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिशित या उनके परिवार को न तो शादी से पहले और न ही शादी के बाद कभी इस बात का पता चला कि वेल्सी का पहले किसी के साथ प्रेम संबंध रह चुका था। पुलिस का मानना था कि इसमें वेल्सी के परिवार वालों की भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने दिशित और उनके परिवार को वेल्सी और सुकेतु के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद पुलिस ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के साथ साथ कई अन्य सबूत भी जुटाए। इनमें दिशित के घर के पास स्थित उस होटल की सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थी, जहां पुलिस के अनुसार वेल्सी और सुकेतु मिला करते थे। इसके अलावा दोनों की व्हाट्सएप चैट, धीरेंद्र के पहने हुए कपड़े, ग्लव्स, मास्क और कई अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किए। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने वेल्सी, सुकेतु और धीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में 100 से अधिक गवाह पेश किए। इनमें कई गवाहों के बयान धारा 164 के तहत भी दर्ज कराए गए थे, लेकिन बाद में जब मामला अदालत पहुंचा तो ज्यादातर गवाह अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए। पुलिस उस ऑटो चालक तक भी पहुंच गई थी जिसने सुकेतु और धीरेंद्र को अपने ऑटो से सर्जन सोसाइटी तक छोड़ा था, लेकिन अदालत में उसने भी अपना पहले वाला बयान बदल दिया। अब केवल जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही अपने पहले दिए गए बयानों पर कायम रहे। इसके अलावा जिस बाइकर्स हब से सुकेतु ने मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, उसकी मालिक भी अपने बयान से नहीं मुकरी, लेकिन बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि सुकेतु को बाइक चलाने का शौक था, इसलिए संभव है कि उसने मास्क और ग्लव्स बाइक राइडिंग के लिए खरीदे हों। अदालत में यह साबित नहीं हो पाया कि ये सामान हत्या करने के इरादे से खरीदे गए थे या निजी इस्तेमाल के लिए। अब पुलिस के पास न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह बचा था और न ही ऐसा प्रत्यक्ष सबूत जो आरोपियों को सीधे इस हत्या से जोड़ सके। पुलिस अदालत में यह भी साबित नहीं कर पाई कि घटना वाले दिन घर में आने वाले वही दो लोग सुकेतु और धीरेंद्र थे। साथ ही यह भी सिद्ध नहीं हो सका कि उनका मकसद लूटपाट नहीं बल्कि हत्या करना था। आखिरकार 31 दिसंबर 2019 को सेशन कोर्ट ने वेल्सी जरीवाला, सुकेतु मोदी और धीरेंद्र सिंह चौहान को संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया। इस पूरे केस में वास्तव में पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया था और पूरी मेहनत व लगन से जांच की थी, लेकिन इसके बावजूद वह आरोपियों को सजा नहीं दिला पाई। शायद इसकी एक वजह यह भी रही कि उन्हें अपनी जांच पर कुछ ज्यादा ही विश्वास हो गया था। इसी कारण कुछ ऐसी अहम कड़ियां छूट गईं कि सब कुछ सामने होने के बावजूद अदालत भी आरोपियों को सजा नहीं सुना पाई। पुलिस सुकेतु और वेल्सी के बीच घटना वाले दिन हुई कॉल और उनकी लोकेशन तक अदालत में निर्णायक रूप से साबित नहीं कर पाई। अगर जांच और बारीकी से की जाती तो शायद घटना स्थल से कहीं ना कहीं कातिलों का डीएनए या टच डीएनए मिल सकता था। थोड़ी और कोशिश की जाती तो सीसीटीवी की पूरी चेन भी जोड़ी जा सकती थी। अगर इनमें से कोई एक कड़ी भी मजबूती से जुड़ जाती तो शायद आज दिशित को न्याय मिल जाता और अपराधी आजाद नहीं घूम रहे होते। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या वेल्सी असल में बेगुनाह ही थी या वह अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रही? और क्या अब दिशित को न्याय मिल पाएगा? जय हिंद।